हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना आप सभी का अर्चना हिंदी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। आज मैं आप लोगों को 21 जनवरी 2024 को संपन्न हुई सीटेट की परीक्षा का बुकलेट कोड एन के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करवाऊंगी। पहला हम लोग पढ़ते हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। तो आज हम लोग सीडीपी के क्वेश्चंस को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए प्रभावी रणनीति होगी? पहला है छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। थर्ड है माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करना। फोर्थ है छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। तो देखिए बच्चों, थर्ड ऑप्शन तो हमारा इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि एनसीएफ 2005 के फलस्वरूप किसी भी छात्र के ऊपर सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। फोर्थ ऑप्शन है छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। इससे क्या होगा, जो कक्षा के अन्य छात्र हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे। तो फोर्थ भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, इसका हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसलिए क्योंकि किसी छात्र को हमने बोल दिया कि आपको 1 घंटे में अपना ये कार्य करना है, तो फिर छात्र के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, तो फिर वो उसे सख्ती से करेगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जीन पियाजे से नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। सेकंड है अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह-निर्मित होता है। थर्ड है एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसमें विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, x को क्या बोल दिया इन्होंने, अज्ञात अंक मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। सेकंड है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। थर्ड है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। फोर्थ है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं। सेकंड इसमें बोला है कि अक्षर कोई x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता। जब हम लोग जब 9th 10th में जब हम लोग होते हैं या 8th में होते हैं, तब हम लोग मानते हैं कि x बराबर इतना, मैथ्स में y बराबर इतना। छोटे में तो मानते नहीं है। तो 9th 10th मीन्स क्या हो गया, हम लोग परिपक्व हो जाते हैं। जब हम लोग परिपक्व हो जाते हैं तो वो अवस्था हमारी क्या होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है फ्रेंड्स, उसमें जो बच्चा होता है उसमें तर्क करने की, सोचने की, समझने की क्षमता का क्या होता है, विकास हो जाता है। इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन राइट होगा, इसलिए क्योंकि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, जब हम लोग x को समझे कि x बराबर इतना, y बराबर इतना, इस टाइप के जब हम लोग क्वेश्चंस करते थे तो हम लोग क्या है 11 से 15 वाली एज में आ जाते हैं, जो कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एजर्सन और रीजन से पूछा गया है। देखते हैं, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी
प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। इसका रीजन क्या है? विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। पहला ऑप्शन क्या है हमारा? जो वास्तविक जीवन की समस्याएं हैं और जो मूर्त अनुभव हैं से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है कि जो वास्तविक जीवन में हमारे समस्याएं आती हैं और फिर हम लोग क्या है मूर्त अनुभव करते हैं, मतलब उनसे जो भी कुछ सीखते हैं या सोचते विचारते हैं, तो उससे बच्चों के अंदर क्या अधिगम्य से सीखने की क्षमता डेवलप होती है और उससे क्या है उसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, जिससे उसके क्या है अनेक प्रकार की चिंतन करने की क्षमता उत्पन्न होती है। और इसका रीजन है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। जो विकास है हमारा वो क्या है? एक व्यवस्थित रूप से चलता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए की आर सही व्याख्या नहीं करता, तो पहला वाला तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है, ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा की बात यहाँ पर की गई है, तो हम लोग देखते हैं। पहला है हमारा ऑप्शन, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। सेकंड है, शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है, ये गलत है। शिक्षक को हम लोग सर्वे सर्वा कह सकते हैं, लेकिन कक्षा में केवल शिक्षक ही सर्वे सर्वा है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर शिक्षक से कोई ऊपर भी है, प्रधानाचार्य या कोई स्टूडेंट ही है जिसको शिक्षक से ज़्यादा आता है, तो वो शिक्षक के लिए प्राथमिक स्रोत नहीं होगा। तो ये 4th ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है, ये बिल्कुल सही है, और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है, ये गलत है। हस्तक्षेप करता है, अगर कोई बच्चा कुछ गलत पढ़ रहा है या कुछ गलत सीख रहा है तो शिक्षक उसे बताता है, तो इसका ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है, शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। कड़ाई से पालन नहीं करता है, वो एक व्यवस्थित ढंग से पालन करने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। आलंबन मीन्स यहाँ पर क्या है? सहारा से है। और विविध सामग्री, जहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा में जो शिक्षक की भूमिका होती है वो विविध सामग्री का मीन्स होता है वो उसे अच्छे ढंग से सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसे पुरस्कार के माध्यम से प्रोत्साहन दे रहा है, अनेक प्रकार से प्रोत्साहन दे रहा है। विविध सामग्री के अंतर्गत श्रव्य दृश्य सामग्री का भी प्रयोग करके क्या है प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षा देता है, तो इसको ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। जहाँ पर भी प्रगतिशील शिक्षा वर्ड होगा पॉजिटिव, तो इसका जो आंसर भी होगा वो भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। इसके लिए जैसे विविध सामग्री वर्ड यूज होता है, दृश्य श्रव्य वर्ड यूज होता है, तो हमारा प्रगतिशील शिक्षा में जो ऐसे वर्ड आते हैं तो वो हमेशा राइट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? पहला है, यह एक रेखीय प्रक्रिया है। सेकंड है, यह एक जटिल प्रक्रिया है। थर्ड है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। फोर्थ है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो हमारा निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की विशेषताएं बतानी है। ओके, यह एक रेखीय प्रक्रिया है। सामाजिकरण जो होता है वो एक रेखीय प्रक्रिया नहीं होती है, इस वजह से क्योंकि हम क्या है पर्यावरण में भी, बच्चा जब पर्यावरण में जाता है, वातावरण में भी, वहाँ से भी उसको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं।
तो हम ये नहीं कह सकते कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया एक रेखीय है, यह एक जटिल प्रक्रिया ये कह सकते हैं, क्योंकि क्या है ये कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या हो जाएगा, ये एक हमारा क्या है समाजीकरण एक जटिल प्रोसेस है। अगर आपको समाज में रहना है तो आपको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसका बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। थर्ड है यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी प्रक्रिया भी है समाजीकरण में, क्या है हम लोगों को बहुत से पड़ाव मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। फोर्थ ऑप्शन है यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। बिल्कुल सही है। आप अलग अलग देश में जाएंगे तो सारे देश का कल्चर क्या होगा, अलग अलग होगा, तो आपको हर जगह की एक विशेषता सीखने को मिलेगी। तो बी सी डी इसका 3 ऑप्शन राइट है। फर्स्ट में तो BCA नहीं होगा, सेकंड में हमारा BCD ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। पहला है उचित समावेशन का पालन। समावेशी कक्षा में समावेशन का पालन तो फ्रेंड्स होता है। फिर है विभेदित निर्देश देना, मीन्स अलग अलग निर्देश देना। थर्ड है प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। फोर्थ है विविध दृष्टिकोणों का समावेश। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि विविध दृष्टिकोणों का समावेश तो होता है। समावेशी कक्षा में क्या है, समावेशी कक्षा में अनेक प्रकार के बालक होते हैं, कुछ MR होंगे, कुछ HI होंगे, कुछ डीफ होंगे, कुछ ब्लाइंड होंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा विविध दृष्टिकोणों का समावेश होता है। उचित समावेशन का पालन भी किया जाता है कि अगर जिस प्रकार का बच्चा है तो उसको उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है। विभेदित निर्देश देना, अलग अलग प्रकार के बच्चों के लिए अलग अलग निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका थर्ड है वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर हमारा, फिर एजर्सन और रीजन से आ गया। वह कोई उद्देश्य निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। नेक्स्ट इसका रीजन है विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो पहला क्या है, वह कोई उद्देश्य निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। बिल्कुल सही है कि इसका कोई निश्चित क्षण नहीं होता है। बच्चा एक बार पहले वो शैशवावस्था में प्रवेश करेगा, फिर बाल्यावस्था में प्रवेश करेगा, फिर किशोरावस्था में प्रवेश करेगा, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। तो ये सीरियल से चलते ही रहते हैं और इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है। किसी बच्चे के अंदर सीखने की टेंडेंसी जल्दी आती है और किसी बच्चे के अंदर सीखने की टेंडेंसी धीरे धीरे आती है। विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। विकास क्या है, मीन्स जो हम लोगों का जो डेवलपमेंट है, हम लोग क्या है नेचर से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। मनुष्य मतलब जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो ये दोनों ही बातें सही कही गई हैं। तो पहला ऑप्शन है A और R दोनों सही है, लेकिन A की R सही व्याख्या नहीं करता, ये तो गलत है। A सही है लेकिन R गलत है, A और R दोनों गलत है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा, A और R दोनों सही हैं और A की R सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोहल वर्ग से इन्होंने लिया। कोहल वर्ग सीटेट में जीन पियाजे, कोहल वर्ग और वाइगोत्स्की, ये 3 तो इसके पेटी टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर बच्चा इन 3 टॉपिक को भी पढ़ लेता है तो कम से कम 10 नंबर तो CDP में आराम से ला सकता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। पहला है पारंपरिक नैतिकता, सेकंड है विषम नैतिकता, थर्ड है स्वायत्त नैतिकता, फोर्थ है पूर्व पारंपरिक नैतिकता। तो हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, पारंपरिक नैतिकता। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। इसमें क्या है, हमें शिक्षक के बारे में बताना है कि इसमें शिक्षक की
क्या भूमिका होती है? तो पहला ऑप्शन है हमारा आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। सेकंड है छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। थर्ड ऑप्शन है केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। फोर है छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, आलंबन के माध्यम से छात्र को सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। मीन्स संज्ञानात्मक विकास में क्या है, हमें छात्र को स्वयं ही सीखने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए, उसे किसी उत्तर कुंजी के माध्यम से नहीं सिखाना चाहिए। उसको मतलब सीखने के छात्र को विविध अवसर देना चाहिए ताकि वो तर्क करके अपनी बुद्धि से कुछ सीख सके। तो छात्रों को सीखने के मार्गदर्शन और समर्थन करना। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा अभिकथन और कारण से है। शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। सेकंड है सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। पहला ऑप्शन है हमारा, इसमें ए और आर दोनों सही हैं। पहले तो शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। बिल्कुल, शिक्षक को क्या है, डे बाय डे अपडेट रहना चाहिए कि आज ऐसा बुक आ गई है, कल एनसीईआरटी आ गई है। तो क्या है, शिक्षक को जो शिक्षक डे बाय डे अपडेट रहता है वही शिक्षक क्या है, चिंतनशील होता है, वही अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से सेटिस्फाइड कर सकता है। तो इसका क्या है, हमारा दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। सेकंड है किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। तो इसमें पूछा गया था कि हमारा कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा गलत है। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से, विभिन्न संस्कृतियों के जो बच्चे होते हैं वो एक समान तरीके से किशोरावस्था में नहीं प्रवेश करते हैं। सबका क्या होता है, किशोरावस्था में प्रवेश करने का जो समय और सोचने का जो क्षमता होता है वो क्या होता है, डिफरेंट बच्चे में डिफरेंट होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। क्या इसमें बताना है, कैरोल गिलिगन बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना, बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारे आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। इसका फोर्थ नंबर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर एजर्सन से मुझे लग रहा 4 क्वेश्चंस आ गए। छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। और इसका रीजन है भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसमें बोल रहा है। एक सेकंड।
सेकेंड। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ये इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि आप लोग देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि अपने स्कूल से उन्हें क्या है, भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। अगर बच्चे को पता है कि मैं क्लास में हूँ और शिक्षक मुझे मानता है या मैं स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूँ तो उससे मुझे आगे फ़ायदा होगा, मुझे जॉब मिलेगी या मुझे पुरस्कार मिलेगा, तो क्या है, जो छात्र होता है वो अच्छा प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये भी बिल्कुल सही है कि अगर हमारा मन है पढ़ने का तो हम पढ़ेंगे, अगर हमारा मन है कि हमें ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ना है तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो जो हमारे अंदर की भावनाएं होती हैं, जो हम पॉजिटिव सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं, तो उनका भी क्या होता है, सीखने में एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसको ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीडीपी मॉडरेट लेवल की आई है। आप लोग बहुत सीडीपी का पेपर टफ नहीं कह सकते हैं, सारे ही क्वेश्चंस अच्छे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अधिगम मुख्य रूप से निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और यदि रखना शामिल है। शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। तो इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, हालांकि इसमें बेस्ट थर्ड ऑप्शन को हम लोग छोड़ देते हैं, तो इसमें सारे ही बेस्ट हैं। पहला ऑप्शन भी हमारा सही है, सेकंड भी सही है, फोर्थ भी सही है, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो इसका सेकंड ऑप्शन होगा। क्योंकि इसमें क्या है, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता, जहाँ पर छात्र मतलब खुद एक्टिव होगा तो क्या है, वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखेगा। क्योंकि जब छात्र एक्टिव नहीं होता है तो वहाँ पर हमारा पढ़ना पढ़ाना क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। जब निष्क्रिय हो जाएगा तो वहाँ पर जो अधिगम होता है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा बेस्ट है, इसलिए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर, सुजाता कोई गर्ल है, उसके लिए बोला गया है। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। मीन्स उसको क्या, नगद का प्रथम पुरस्कार सीखने की रुचि है। बाहरी रूप से प्रेरित है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी है, असफलता परिहार शिक्षार्थी है, आंतरिक रूप से प्रेरित है। आप लोग स्टूडेंट इतना याद कर लीजिए या इतना समझ लीजिए, जो पुरस्कार होता है हमारा वो क्या होता है, वो एक बाहरी प्रेरणा होती है हमारी। पुरस्कार को आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो इसका मीन्स क्या है, वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतना चाहती है तो वो बाहरी रूप से प्रेरित है। क्योंकि जो पुरस्कार है वो बाहरी रूप से प्रेरित होता है, मीन्स वो क्या है, हमारा बहिर्मुखी प्रेरणा के अंतर्गत आता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? विद्यार्थियों से बहुविकल्पी प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें, विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें, छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें, छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें। पहली बात तो एनसीएफ 2005 में रट्टाफिकेशन को तो बिल्कुल मना किया गया है।
तो रटने की तो यहाँ पर बात ही नहीं की जाएगी। थर्ड ऑप्शन इसका पढ़ने में कुछ सही लग रहा है। छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। मीन्स छात्रों को किसी टॉपिक पे या किसी पर भी क्या शोध करने को दिया जाए और उससे जो रिजल्ट निकले उसको छात्र कक्षा में प्रस्तुत करें। ये ऑप्शन तो हमारा सही है। विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें। नहीं, विद्यार्थी को स्वतंत्र छोड़ दें, उसका जिस विधि से सीखने का मन होगा वो उस प्रकार सीखेगा। विद्यार्थियों से बहुविकल्पी प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें। नहीं, उनको होमवर्क न देके छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। इससे उनकी क्या होगी, सोचने समझने की क्षमता डेवलप होगी। जीन पियाजे की 4th स्टेज आ जाएगी यहाँ पे, जो कि है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 3 इसका इसके अकॉर्डिंग राइट होगा। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है। क्योंकि पोर्टफोलियो मीन्स क्या हो गया हमारा, पोर्टफोलियो में मीन्स रचनात्मक प्रश्न आ जाते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इसके अंतर्गत आता है। तो हमारा पहला है, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत प्रस्तुत करते हैं। तो पहला है हमारा, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। ये ऑप्शन तो हमारा सही है। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपको स्टार्टिंग पता ही नहीं है तो आप फिर उसका अंत कैसे कर पाएंगे। अगर आपने पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ी है तो फिर आप लास्ट सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे। तो इसका थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। डी ऑप्शन भी इसका राइट है। इस वजह से ABD ऑप्शन नंबर 3 में ABD है हमारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड राइट होगा। भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। मीन्स विविधता मीन्स हमारा यहाँ पे क्या है, डिफरेंसेस से लिया गया है। और प्रत्यक्ष विशेषता मीन्स जो सामने है हमारे, इस कारण इसका सेकंड ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा लेव वाइगोत्स्की से आ गया। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दुराभिमुख विकास के क्षेत्र के हैं। अब समीप दुराभिमुख विकास के क्षेत्र, इसकी इंग्लिश देखते हैं। इसकी इंग्लिश ज़्यादा ईजी होगी। ZPD को बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को इन्होंने ZPD को इन्होंने क्या बोला है, हिंदी में तो बहुत टफ वर्ड है, समीप दुराभिमुख विकास बोलते हैं ZPD को। ओके, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो क्या है, अधिक जानकार अन्य बस बाहर, पहला ऑप्शन है। सेकंड है भौतिक वातावरण अंदर। थर्ड है भौतिक वातावरण बस बाहर। फोर्थ है अधिक जानकार अन्य अंदर। देखिए इसका मैंने आपको फिगर बताया था ZPD का। ये व्यक्ति हो जाएगा अधिक जानकार और अन्य, और ये क्या हो जाएगा अंदर। इसी को क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मीन्स जहाँ पर भी आपको पहाड़, ढांचा, मकान, इस टाइप के वर्ड्स जहाँ भी आते हैं तो ये क्या है, ये लेव वाइगोत्स्की के होते हैं। और इन्होंने ये बताया कि जैसे कोई व्यक्ति है वो सीख रहा है
सीखने में उससे कोई वर्ड मिस्टेक हो रहा है या वो फिर भूल रहा है, भूलने के पश्चात किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको थोड़ी सी सहायता दी और उसके बाद में उसने अपने कार्य को पूरा कर लिया, या कोई डेफिनेशन लिख रहा है, बीच में वो थोड़ा सा अटक गया और फिर उसकी मैम ने, बच्चे की मैम ने उसे कुछ बताया, उसके बाद में उसने पूरा कार्य कर लिया। यही होता है समीप अभिमुख विकास का क्षेत्र में, मीन्स ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की। बीच में अगर उसे थोड़ी सी सहायता दी जाएगी तो क्या है, अधिक जानकार अन्य, उसने कोई जो दूसरा व्यक्ति है वो उससे अधिक जानकार है, उसने उससे सहायता ली अंदर, और मीन्स उसने अपने पूरे कार्य को उसने खुद से ही कर लिया, मतलब उसने अपनी आंतरिक प्रेरणा से कर लिया। तो क्या हो जाएगा, अधिक जानकार एंड अन्य, मोर नॉलेजेबल अदर्स विद इन। इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना, रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, ये किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? पहला है भाषा की समझ की समस्या, सेकंड है स्वालीनता विकार, थर्ड है संचार संबंधी विकार, फोर्थ है दृष्टि संबंधी समस्याएं। तो पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान, ये तो कॉमन सेंस से हम लोग लगा सकते हैं कि दृष्टि संबंधित समस्या है, उसे क्या है, विजुअल प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा बिना डाउट के। नेक्स्ट है हमारा, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? पहला ऑप्शन है इसका, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, सेकंड है जेंडर पहचान को मजबूत करना, थर्ड है जेंडर भूमिका की नम्यता के हतोत्साहित को, फोर्थ है जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाए। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर प्रगतिशील कक्षा से क्वेश्चन आ गया। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन, फिल इन द ब्लैंक्स, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है, मानक संदर्भित होता है, या गतिशील होता है। मैंने अभी आप लोगों को पहले ही बताया था कि अगर आपको प्रगतिशील कक्षा बोलेगा तो क्या होगा, इसमें विविध प्रकार से जो हम लोग चिंतन करते हैं या सीखते हैं। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा कि गतिशील होता है। जो प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें आकलन मीन्स जो हमारा सीखना होता है वो गतिशील होता है, मीन्स लगातार निरंतर चलता रहता है, कहीं पे भी मतलब हमारा नकारात्मक वक्र नहीं बढ़ता। एक बार अगर हमारा वक्र बना इस तरीके से तो वो क्या है, सकारात्मक वक्र क्या होता है, हमेशा ऊपर ही उठता जाता है। इसे क्या कहेंगे हम लोग, उन्नतोत्तर वक्र भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है हमारा, टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है? टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? टू किल अ मॉकिंग बर्ड का नायक कौन है? टू किल अ मॉकिंग बर्ड उपन्यास का कथानक क्या है? टू किल अ मॉकिंग बर्ड क्या है, एक उपन्यास है। इसमें छात्रों को क्या जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता किस प्रकार से होगी? इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा कि टू किल अ मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। ये क्या है, इस प्रकार के प्रश्न को सीखने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, फिर आ गया 25 में एजर्सन और रीजन से क्वेश्चन आ गया फिर से हमारा। जब एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए।
बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। देखिए पहला तो इसमें अभिकथन तो बिल्कुल सही कह रहा है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होगा, जैसे जब हमें कोई चीज़ कम आती है तो शिक्षक क्या है, हमें ज़्यादा संकेत और इशारा देता है। फिर जैसे जैसे हम किसी चीज़ को सीख लेते हैं तो शिक्षक क्या है, हमारी मदद करना कम कर देता है, क्योंकि अब ये शिक्षक को बच्चे को मैंने सिखा दिया है, बच्चा निपुण हो गया, अब वो धीरे धीरे स्वयं ही कार्य को कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका अभिकथन है वो तो राइट है, लेकिन जो इसका रीजन है उसमें बताया बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, ये हमारा गलत है। क्योंकि क्या है, IQ का फॉर्मूला दिया गया है। IQ बराबर क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू क्या हो जाता है हमारा 100 हो जाता है। IQ इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। इससे क्या है, हम मानसिक आयु अपॉन कालानुक्रमिक आयु इंटू 100 से क्या है, हम बुद्धिलब्धि की सटीक गणना कर सकते हैं। और इसमें बोला है कि नहीं मापा जा सकता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। किसी कार्य के लिए बाहरी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना, अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है महारत लक्ष्य अभिविन्यास में, वो फर्स्ट राइट होगा, फर्स्ट नंबर, क्योंकि किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, मतलब जब तक हम अपने खुद के अंदर के कौशल और समझ को नहीं सुधारेंगे तब तक क्या है, हम कोई भी कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं। इस कारण इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है क्षय होना, भूलना, पुनर्प्राप्ति, और फोर्थ है हमारा ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा, इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ध्यान देना मीन्स अटेंशन। 28 हमारा फिर आ गया रीजन और एजर्सन से क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। ये तो हमारा गलत हो जाएगा। हमें क्या है, समाप्त मतभेदों को ही अगर हम समाप्त कर देंगे तो क्या होगा, हमारा जो शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन है फिर हम उसको सीखेंगे कैसे। तो क्या ए सही है लेकिन आर क्या है हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिसलेक्सिया से आ गया हमारा क्वेश्चन। इसमें अपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने, शारीरिक साथियों के साथ सामाजिकरण, संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वयन, भावनात्मक चित्र बनाने। तो जो अपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक
ये क्या है, हमारी तंत्र की न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो शिक्षार्थी की ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने की क्या है, क्षमता को प्रभावित करती है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट है। क्या होता है, डिसलेक्सिया में ए ऐसे बनता है, लेकिन जिस बच्चों को डिसलेक्सिया हो गई मीन्स पठन विकार होगा तो वो ए को ऐसे बनाएगा, मीन्स वो शब्दों को उल्टा बनाएगा। डी ऐसे बनेगा, वो डी को इस प्रकार बनाएगा, उसे डी इस प्रकार समझ में आएगा। तो क्या हो जाएगा ये, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना। सेकंड है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। थर्ड है विशेष छात्रों में बहुत कम उम्मीदें रखना। फोर्थ है सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना। तो इसका सेकंड नंबर ऑप्शन राइट होगा, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। ओके स्टूडेंट्स, सीडीपी के 30 क्वेश्चन मैंने 100% ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग सही करवाए हैं। आगे के क्वेश्चंस को 100% सटीक हल के साथ हल करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। तब तक के लिए थैंक्स, और आप लोग अपनी तैयारी आगे आने वाले पेपर के लिए जारी रखिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।